नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे बड़ी हैरानी हुई, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री खड़े हुए कुंभ की तारीफ करते रहे। मैं सोचता था कि अब योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे, अब लेंगे, नाम ही नहीं लिया। कुंभ में जो लोग मरे उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि चल क्या रहा है, इस राजनीति का मतलब क्या है। अभय दुबे जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के संभल के जवाब में महाराष्ट्र का नागपुर है। संघ त्रिकोण पे खड़ा है। तुम्हारी सांप्रदायिकता बनाम हमारी सांप्रदायिकता में देश झुलस रहा है। इधर गिरोह आ गया। चचा ट्रंप ने और एलन मस्क ने तो कसम खा रखी है कि मोदी जी की छीछा लेदर करके जितनी हो सकती है उतनी कम है। तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी की निजी जिंदगी से लेकर मोदी जी की डिग्री तक, सावरकर की माफी मांगने से आरएसएस की अंग्रेजों की गुलामी करने तक, तमाम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसने बीजेपी की आईटी टीम की पूरी धज्जियां उड़ा दी है, पसीने पसीने कर दिया है। तो इन सारे मुद्दों पे बेहतरीन बातचीत है अभय दुबे जी के साथ। सुनिएगा, पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको मजा आएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ट्विटर जो एक्स हो गया, इस पे ग्रोक इजाद हुआ 3-4 दिन 5 दिन पहले, उस पर लाइन लग गई सवाल पूछने की। और क्या इंटेलिजेंस है। अगर मैं पूछूं कि ग्रोक बताइए अभय दुबे जी के बारे में, तो वो अगले 5 सेकंड के अंदर बता देगा कि अभय दुबे जी एक बढ़िया लेखक हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, इटावा में रहे, उन्होंने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। हिंदुस्तान के किसी भी विषय, इतिहास हो, राजनीति हो, क्रिकेट हो, उसमें ग्रोक सबसे तुरंत जवाब दे रहा है। एलन मस्क का जवाब नहीं है। मतलब क्या टेक्नोलॉजी है। लोग हैरान है कि सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि टेक्नोलॉजी के बारे में। खैर, मैंने भी पूछा, मतलब मेरी टीम ने पूछा 4PM संजय शर्मा, मैं तो खुश हो गया। मेरा बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि 4PM बहुत उभरता हुआ चैनल है, बड़ा बढ़िया चैनल है, सरकार से सवाल करता है, सरकार ने परेशान किया। मतलब सारी जानकारी ग्रोक पे है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोदी जी को और उनके भक्तों को हो गई। तो पता सवाल कैसे कैसे पूछ रहे हैं कि क्या सावरकर ने वाकई में आजादी में योगदान दिया या अंग्रेजों से माफी मांगी। और ग्रोक का जवाब आ रहा है कि सावरकर ने माफी मांगी, वो पेंशन लेते थे। पूछ रहा है कि संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी जासूसी करी। मोदी जी की निजी जिंदगी के बारे में तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी शादी से लेकर उनकी डिग्री तक। ग्रुप तो तार जवाब दे रहा है। मतलब जो गोदी मीडिया ने नैरेटिव सेट किया था पिछले 10-11 सालों में, पिछले 72 घंटे में उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई हैं। मैं ये सोच रहा था कि ट्रंप ने और एलन मस्क ने शपथ लेने के बाद क्या क्या कसम खाई थी कि मोदी जी की चरित्र हत्या, मोदी जी की राजनीतिक हत्या, मोदी जी की छीछा लेदर करने के जितने उपकरण, जितने औजार, जितने छेनी हथौड़ा होंगे, सब लेके बैठेंगे। ग्रोक एक ऐसी क्रांति है, संचार क्रांति के लोग भौचक्के हैं कि ये क्या पता। औरंगजेब के इतिहास से लेकर आज तक की तुरंत 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 जानकारी मिल रही है। और खास तौर से संघ और भाजपा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्यों आई होगी अभय जी, और ये मोदी जी अब इससे निपटेंगे कैसे। एलन मस्क का मामला है, या प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते। कुछ भक्तों ने कहा कि अब ये बैन हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। किसी की मोदी जी की हिम्मत है कि मस्क के, वो उनकी प्रेमिका के बच्चों को तो खिला रहे थे मोदी जी वहां पे, तो मोदी जी की काम कर रहे। क्या लग रहा है कैसे बीजेपी इस मुसीबत से निपटेगी, क्या लग रहा है आपको। अच्छा, ये बताइए, मैंने तो खैर अब इस ग्रुप का इस्तेमाल करके देखा नहीं है। आपसे मुझे सूचना प्राप्त हो रही है क्योंकि मैं एक्स पे मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं बहुत सक्रिय नहीं हूं उसके ऊपर। कभी कभार साल में एक आध बार कुछ पोस्ट कर देता हूं। लेकिन आपने कहा है तो दिलचस्प है, मैं उसकी तरफ निगाह डालूंगा। मैं जानना ही चाहता हूं, क्या ग्रुप राजनीतिक भविष्यवाणी भी करता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको सवाल। जैसे ग्रुप पे सवाल पूछा गया कि सबसे ज्यादा, मैं देख के बताता हूँ। सवाल यह है कि 2029 में सबसे ज्यादा संभावना प्रधानमंत्री बनने की किसकी है। मेरे नाम है योगी आदित्यनाथ, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो ग्रोक का जवाब है इसमें कि सबसे ज्यादा संभावना योगी आदित्यनाथ की है। ग्रोक लग रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता हैं, हिंदुत्व का बड़ा काम करते हैं, बड़ी पहुंच है। हालांकि राहुल गांधी भी सशक्त दावेदार है। अगर कांग्रेस ज्यादा सीट जीत जाती है तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यानी अब ग्रोक के हिसाब से 2029 में जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो दो सत्ता पक्ष की तरफ से योगी आदित्यनाथ और विपक्ष की तरफ से
अखिलेश यादव, अमित शाह नहीं है। ये ग्रोक का जवाब है। अच्छा, ये जो आपने ग्रोक का जवाब बताया, ये विश्लेषणात्मक भविष्यवाणी कहूंगा मैं तो विश्लेषण के साथ भविष्यवाणी है और साथ में उसका विश्लेषण के जरिए उसका तर्क भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसके अंदर एक सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इससे ये तो कम से कम पुष्टि हो ही जाती है कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर चौथी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, तो उनका तो उसमें नाम ही नहीं आया। अगर नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं तो जाहिर है उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, किसी और के नेतृत्व में चुनाव होगा। इसका सीधा मतलब, कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान से मतलब ये निकाला जा सकता है कि 2029 से पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, मतलब ग्रोक की भविष्यवाणी के मुताबिक। अगर वो प्रधानमंत्री पद से हटाएंगे तो कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। अब वो और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन हो सकता है? ग्रोक से सवाल तो पूछा नहीं गया था, 2029 के बारे में पूछा गया था। अगर ग्रोक से सवाल पूछा जाता कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मतलब नरेंद्र मोदी 2029 से पहले प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, उनकी जगह कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, तो वो सवाल दूसरा हो सकता है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, ग्रोक ने जो विश्लेषण दिया है उसकी रोशनी में इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। अब आप देखिए, ग्रोक के मुताबिक नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यानी उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, यानी वो 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। तो हम लोगों को सोचना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में चुनाव हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाए योगी आदित्यनाथ? ये तो हो नहीं सकता। नहीं होगा भाई, जाहिर है इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा या वो रिटायरमेंट लेंगे, अभी सुना जा रहा है कि वो 30 तारीख को नागपुर जाएंगे पहली बार, तो वहां पे हो सकता है रिटायरमेंट पैकेज के ऊपर फाइनल चर्चा हो उनसे। तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 से पहले, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तभी तो उनकी ज्यादा संभावना है प्रधानमंत्री बने रहने की। आपने और राहुल गांधी, आपने दो चार लाइनें आपने और कह दी तो अमित शाह की कल शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा कल उनका। तो मेरा मानना यह है कि ग्रोक ने जो कहा है उससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी अमित शाह को। ग्रोक ने जो कहा है उससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अमित शाह तो चाहते ही नहीं है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है, संघ के अंदर भी कोई शक नहीं है किसी को, और संघ के बाहर भी कोई शक नहीं है। जो निष्पक्ष प्रेक्षक हैं और जो निष्पक्ष रूप से राजनीति का अवलोकन करते हैं उनको भी कोई शक नहीं है। तो ग्रोक ने इस सवाल का जवाब देकर तो मेरे ख्याल से काफी तहलका मचा दिया। हाँ, काफी और भी सवाल हैं ऐसे। हाँ। अब जैसे सावरकर को लेके विवाद था, आपने तो बहुत पढ़ा है, सावरकर को लेकर अध्ययन किया है। भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर, और सावरकर देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी, और ग्रोक के हिसाब से तो वो पेंशन लेते थे, वो अंग्रेजों की मदद की उन्होंने। देखिए, सावरकर के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है हमेशा दो जुबानों से बोलती है। सावरकर के मामले में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने भीतर सावरकर को नापसंद करते हैं। मेरा मानना ये लोग पसंद नहीं करते सावरकर को, क्योंकि सावरकर जब जीवित थे तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत नापसंद था। जब केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की तो उस वक्त सावरकर ने उनसे कहा कि भाई, हम हिंदू महासभा जो चुनाव वगैरह लड़ती है, स्वयंसेवकों को आके हमारा प्रचार करना चाहिए, हमारी पार्टी का काम करना चाहिए, हम दोनों ही हिंदू राष्ट्र के पथ पे चल रहे हैं, बनाने की हमारी योजना है। तो हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों से कहा कि आपका काम हिंदू महासभा की दरी बिछाना और मेज कुर्सी बिछाना नहीं है, रखना नहीं है, आप वहां पर नहीं आएंगे। सावरकर की हम इज्जत करते हैं, उन्हें अपने आप व्याख्यान वगैरह देने के लिए बुलाया करेंगे। और उन्होंने स्वयंसेवकों के हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि संघ चुनाव लड़ता नहीं है, और भारतीय जनसंघ तो बहुत बाद में बना, वो तो गोलवलकर के जमाने में बना, 1950 में बना, ये तो बहुत पहले की बात है, मैं बता रहा हूं। उस वक्त तक संघ की कोई योजना भी नहीं थी राजनीतिक दल बनाने की। तो इससे सावरकर और संघ के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। संघ ने सावरकर ने संघ के ऊपर बहुत कठोर टिप्पणियां की। एक टिप्पणी उसमें यह भी थी, जो बहुत ही ऐसी टिप्पणी थी, इसको सुनकर किसी भी संघ के स्वयंसेवक का खून खौल जाएगा।
सावरकर ने कहा कि संघ का स्वयंसेवक शाखा जाता है और सड़क पर कदमताल करता है और बिना कुछ उपलब्ध किए हुए मर जाता है। मतलब इस प्रकार की बात उन्होंने, इसी से मिलती जुलती बात उन्होंने कही, जिससे अंदाजा लगाइए कि कितनी मन में उनके संघ के प्रति जो है ना वो चिढ़ रही हो। अब बताइए 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जाने किन किन लोगों को उन्होंने भारत रत्न दे दिया, और उस व्यक्ति को जिसने राजनीतिक हिंदुत्व का सिद्धांत रचा, हिंदुत्व की मशहूर किताब लिखी, जिसको पढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, सावरकर को आज तक भारत रत्न लोगों ने नहीं दिया। भाई आप इतनी बातें करते हैं, आप बताइए, आप इतनी बातें करते हैं आप सावरकर के बारे में, तो आपने सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? तो सावरकर के प्रति इन लोगों के मन में खुल के कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में इन लोगों के काफी एक गहरी नापसंदगी है। वो ये मानते हैं कि हिंदुत्व का इनका जो रास्ता था वो अलग था और हमारा हिंदुत्व का रास्ता अलग है। कुछ दोनों में समानताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं और सावरकर का तरीका अलग था। तो सावरकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पूर्वज तो मानता है, लेकिन ऐसा पूर्वज नहीं मानता है जिसको उठा के वो सिर पे रखे। अपने सरसंघचालकों को ही वो लोग ज्यादा महत्व देते हैं, सावरकर को इतना महत्व नहीं देते। इसलिए ये जो ग्रोक ने कहा है, इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी भाजपा को और संघ को। ऊपर ऊपर ये लोग विरोध करेंगे, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर सावरकर का इतना नाम क्यों लेती हैं? वीर सावरकर, सावरकर बड़े महान थे, ये सब कहानियां। उसकी वजह यह है कि सावरकर ने जो किताब लिखी थी ना, व्हाट इज हिंदुत्व, एक पतली 100 पेज की किताब है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए जानने के लिए कि आखिरकार उसमें वो कहते क्या है। उसमें सावरकर ने पहली बार ये प्रतिपादित किया था कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। उसी में उन्होंने पुण्यभूमि और पितृभूमि का सिद्धांत उन्होंने निकाला था। पितृभूमि यानी जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं, सबकी पितृभूमि ये भारत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू है। तो वो कह रहे हैं कि सबकी पितृभूमि भारत है। मुसलमानों की पितृभूमि भारत है, ईसाइयों की पितृभूमि भारत है, यहूदियों की, जो भारत में पैदा हुए हैं, सबकी पितृभूमि ये है। लेकिन पुण्य भूमियां सबकी अलग अलग है। सारे हिंदुओं की पुण्य भूमि भारत है, मुसलमानों की पुण्य भूमि मक्का मदीना है, ईसाइयों की पुण्य भूमि यरूशलेम है। मतलब वो ईसाइयों की पुण्य भूमि अलग है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिन लोगों की पुण्य भूमि और पितृभूमि एक ही है, वो इस देश के स्वाभाविक वासी है। जिनकी पितृभूमि तो भारत है लेकिन पुण्य भूमि भारत नहीं है, वो लोग इस देश के स्वाभाविक वासी नहीं है, वो इस दूसरे दर्जे के नागरिक रहेंगे। ये है पूरी हिंदुत्व की थीसिस जो सावरकर ने उसमें दी है। पुण्य भूमि और पितृभूमि का जो फर्क किया है ना, वो फर्क ये है। तो ये इस फर्क को संघ भी मानता है, इस फर्क को संघ भी मानता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शुरुआती प्रेरणाएं थी, प्रेरणाओं के स्रोत थे, उसमें सावरकर थे, बालकृष्ण मुंजे थे, ये लोग दयानंद सरस्वती थे, ये लोग स्वामी विवेकानंद, ये लोग थे शुरुआती प्रेरणाओं के स्रोत। तो खास तौर से सावरकर की वो पुस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और घटना घटी कि कुंभ में प्रधानमंत्री ने 14-15 मिनट तारीफ करी संसद में, लेकिन एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं दिया, जितना मैंने सुना। होता है मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। और पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने गए। इससे पहले जब गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी और प्रधानमंत्री की तस्वीर जारी होती थी पीएमओ की। इस बार कोई तस्वीर जारी नहीं होगी। कुंभ की तारीफ संजय जी, मैं तो और भी आगे बढ़ के सोचता हूं उसमें। मेरा मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने आजकल वो रोज प्रतिदिन सांप्रदायिकता की एक बड़ी खुराक जो है वो पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस चीज से सब लोग आहत हैं, बेचैनी बहुत है समाज में। आप क्या समझते हैं कि जो छत्रपति संभाजी के ऊपर जो छावा फिल्म बनी, छावा फिल्म के बाद ये औरंगजेब वाला प्रकरण प्रकाश में आया, मतलब है ये क्यों लाया गया है प्रकरण प्रकाश में? योगी आदित्यनाथ जो सांप्रदायिकता का वितंडा फैला रहे हैं, ये उसको संतुलित करने के लिए लाया गया है प्रकाश में।
इधर संभल उधर छावा। हाँ, मतलब ये भाई ये तो वहां उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाए हुए हैं, सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाए हुए हैं। अब बाकी किसी ऐसे राज्य को तो सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाया नहीं जा सकता जहां पर भाजपा सरकार ना हो, और चूंकि संभाजी के ऊपर फिल्म बनी है अभी, तो उसमें एक तरह से इधर ये महाराष्ट्र का संभल है, आप ही कहिए, जो वहां पर औरंगजेब की कब्र के नाम पर खड़ा कर दिया गया है। टीवी के ऊपर चल रहा दंगे का रिहर्सल है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि संभल में जो हो रहा था वो भी टीवी के ऊपर चलने वाला रिहर्सल था। अब ये सारे दंगे और सांप्रदायिक राजनीति जो है इसको संगठित करने वाला, इसकी अभिव्यक्ति करने वाला टीवी है। 25-30-50 से ऊपर तो कभी होते ही नहीं, उससे भी कम 30-40 लोग भगवा अंगोछे डाले टीवी के कैमरे के सामने चलते हुए दिखाई जाते हैं। वो नारे लगा रहे हैं और एक बैनर लिए हुए हैं और बीच में औरंगजेब की तस्वीरों पर उछल कूद मचा रहे हैं, कूद रहे हैं औरंगजेब की तस्वीरों पर, आग लगा देते हैं, चप्पल निकाल के उस तस्वीर को पीटने लगते हैं। टीवी कैमरा ये नहीं दिखाता कि कितनी बड़ी जनता इनके पीछे है, कभी नहीं दिखाया जाता इनको। मेरा तो मानना है 50 भी नहीं होते, 25 ही होते हैं कुल मिला के ये लोग, 10 से लेके 25 के बीच लोग होते हैं। टीवी में ये क्षमता है कि 10 से 25 लोगों के को सामने रख के वो इस तरह से पेश कर सकते हैं जैसे कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा हो। तो टीवी कैमरे की मदद से देश में 2 जगहों पर सांप्रदायिक राजनीति का रिहर्सल चल रहा है। संभल में चल रहा है और नागपुर में चल रहा है। बड़ा खौफनाक है देश के लिए कि वो 1990 के दशक में देश को ले जा रहे हैं फिर से एक सांप्रदायिक उन्माद में। देखिए, एक बात बता दो, 1990 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी थी। हाँ, वो 5-10 लोग नहीं होते थे तो फिर टीवी वगैरह होता नहीं था। बहुत बड़े जो कलश यात्राएं थी, जो ईंटें ले जाई गई थी वगैरह, सब जो शिला पूजन वगैरह हुआ था, इसमें काफी लोगों की भागीदारी थी। समाज के बड़े हिस्से को इसमें गोलबंद किया गया था। वरना इतने सारा जब 1990 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और चारों तरफ से कार सेवकों का उत्तर प्रदेश के ऊपर हमला हो रहा था, वो अयोध्या पे कूच कर रहे थे, मुलायम सिंह कह रहे थे कि हम एक चिड़िया को भी पर नहीं मारने देंगे, तो उस वक्त कल्पना कर सकते हैं कितने लोग उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार पे हमला बोलने के लिए टिड्डी दल की तरह उबड़े थे। ये जो संभल में हो रहा है और ये नागपुर में हो रहा है, इसमें बहुत कोई लोगों का नहीं है। ये तो 25-30 लोगों का खेल है पूरा का पूरा, और दोनों जगह सरकारी पक्ष जो है इसको प्रोत्साहित कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने वक्तव्य दिया है, वो सुनने काबिल वक्तव्य है। उद्धव ठाकरे ने कहा भाई आपकी सरकार है, आप बुलडोजर चला दीजिए, हमको क्या आपत्ति है उसमें। सही बात है, आप औरंगजेब की कब्र के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, आपकी सरकार है, चला दीजिए बुलडोजर। आप ये सब बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हैं? आप तो डबल इंजन की सरकार है। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वो सुरक्षित कर रखा है तो वहां से केंद्र से उसकी हटा दीजिए उसका कवर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, ठीक बात। उसके बाद गिरा दीजिए सरकार की तरफ से। हंगामा क्यों काट रहे हैं? और उन्होंने कहा है कि जब ये बुलडोजर चलाया जाए, कब्र उखाड़ी जाए, तो वहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निमंत्रित जरूर कीजिए। हाँ, ये लाइन सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। वहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जरूर निमंत्रित कीजिएगा ताकि वो भी इस कार्यक्रम में भाग लें आके। हाँ, अच्छा, इन सब उन्माद से चंद्रबाबू नायडू की तो स्थिति वाकई बड़ी नाजुक होगी, क्योंकि आंध्र में बड़ी संख्या में मुसलमान उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें वोट करते हैं। भाई राजनीति तो दुधारी तलवार होती है, राजनीति दुधारी तलवार होती है। अब योगी आदित्यनाथ सोच रहे होंगे हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पे हमने संभल किया तो वहां पे औरंगजेब करना शुरू कर देंगे। भाई आप सोचिए, दिल्ली में एक औरंगजेब रोड थी, एक पृथ्वीराज रोड है, पृथ्वीराज रोड के बगल में पैरेलल औरंगजेब रोड जाती है। ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास में, हैबिटेट सेंटर के पास में औरंगजेब रोड थी। औरंगजेब रोड का नाम औरंगजेब से हटा दिया गया, नाम हटा के उसकी जगह अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। तो उस पर ना कोई आंदोलन हुआ, ना किसी ने विवाद किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, औरंगजेब का नाम हटा दिया।
वही तीसरी रोड अकबर रोड है, शाहजहां रोड भी वहीं पे, देखिए वो भी शाहजहां भी शाहजहां रोड से ही चलते हैं तो बीच में एक फॉर्क आता है, एक फॉर्क पृथ्वीराज रोड है और एक फॉर्क है, एक रोड गई है औरंगजेब रोड थी, उसके और थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो वो अकबर रोड आ जाती है। तो अब आप देखिए ना, तीन मुगल सम्राटों के नाम से वहां पर सड़कें थी, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड और अकबर रोड। औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुगलों से ये तो जानबूझ के भड़कावे की कार्रवाई के जरिए हो रहा है पूरा का पूरा। और वहां पे औरंगजेब की कब्र को 330 साल हो गए कब्र बने हुए। इस बीच में लंबा शासनकाल मराठाओं का रहा, जिनसे औरंगजेब ने सारी जिंदगी युद्ध किया। जिंदगी के आखिरी 25 साल में मराठों से लड़ता रहा औरंगजेब। मराठों ने तो उनकी कब्र नहीं हटाई। ऐसा तो नहीं हुआ कि मराठे वहां पर प्रदर्शन कर रहे हो, औरंगजेब के ऊपर कूद फांद कर रहे हो, ड्रामेबाजी नाटक चल रहा हो, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। अभी अगर कहीं शिवाजी देख रहे होंगे, ऊपर से स्वर्ग से देख रहे होंगे इन लोगों की इस तरह की हरकतों को, तो सोच रहे होंगे क्या बंदरों ऐसी हरकत कर रहे हैं लोग। सही है। मुंबई का हमले का आरोपी कसाब, उसकी कमर को हटाने के लिए आंदोलन नहीं हुआ अभी तक, और सैकड़ों साल पहले मर गए औरंगजेब। देखिए ये मेरा मानना है, ये दोनों ही आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर की राजनीति के परिणाम है। मेरी बात ये वो कैसे संघ वाला, संभल वाला आंदोलन और ये वाला आंदोलन एक त्रिकोण है। इसके एक कोण पे संघ खड़ा है, एक कोण पे मोदी और शाह खड़े हैं, और एक कोण पे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। उस त्रिकोण के बीच में बहस, इस त्रिकोण में समस्या यह है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मेरा कहना है कि ग्रुप ने जो जवाब दिया है, ग्रुप ने जो विश्लेषणात्मक भविष्यवाणी की है, इस पूरी भविष्यवाणी का इशारा यह है कि संघ के अंदर हिंदुत्व की राजनीति के भीतर एक प्रतियोगिता चल रही है, होड़ चल रही है। उस होड़ में संघ को ही तय करना है कि उस होड़ में वो किसके पक्ष में रहेगा। और मोदी के उत्तराधिकार के लिए दो लोग बहुत बड़े उम्मीदवार हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। हो सकता है इन दोनों की होड़ में किसी तीसरे को मौका मिल जाए। हाँ, सही बात है। संघ के दिमाग में होगी बात ये दोनों आपस में लड़ते रहे, तीसरे के सिर पे ताज रख दिया जाए। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी को ये नहीं पता था कि वो कुंभ की तारीफ कर रहे हैं, एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेंगे तो इसका बड़ा बवंडर होगा, राजनीति में बड़े मतलब निकाले जाएंगे। नहीं, मतलब वो संदेश दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं है कहीं आगे पीछे। हाँ, वो संदेश दे रहे हैं मोदी जी। मोदी उसका श्रेय खुद ले रहे हैं पूरा का पूरा। योगी आदित्यनाथ को दुख ये था कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो सारा श्रेय नरेंद्र मोदी ले गए, वो पीछे खड़े रहे हाथ बांधे हुए। इसलिए उन्होंने पूरा कुंभ का ये एक वीआईपी कुंभ किया उन्होंने, ताकि उसका श्रेय उन्हें मिले। मोदी जी वहां लोकसभा पे तो मोदी जी का कब्जा है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा तो है नहीं, तो यहाँ मोदी जी ने सारा श्रेय खुद ले लिया, योगी आदित्यनाथ का नाम ही निकाल दिया उसके अंदर। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अच्छा, क्या लोकसभा में कुंभ में जो मोदी जी कह रहे हैं कि ये हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। हाँ, ये मैसेज है। अच्छा, लोकसभा में क्या कुंभ में जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी? इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। बिल्कुल देनी चाहिए थी। अगर मोदी जी श्रद्धांजलि दे देते उनको तो और ज्यादा अच्छा रहता। वो यहाँ पे चूक गए। अगर वो श्रद्धांजलि दे देते ना तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, और श्रद्धांजलि देके वो इधर थोड़ा सा वो नुक्ता भी मार देते तो और भी अच्छा होता, उनका मैसेज और बढ़िया जाता। सही बात है। संसद में आज कांग्रेस ने भी हंगामा किया, राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब ये तो गजब है, नेता प्रतिपक्ष को मौका ही नहीं दिया जाता, ना कैमरा उसके ऊपर फोकस, ना उसे बोलने का मौका दिया जाता है। पूरी तरह विपक्ष विहीन लोकतंत्र बना रहे हैं। देखिए, ये तो मजबूरी है, बहुमत चला गया, कांग्रेस की सीटें दूनी हो गई, विपक्ष का नेता आपको बनाना पड़ा। 10 साल में तो विपक्ष का कोई नेता नहीं था, तो विपक्ष विहीन लोकतंत्र तकरीबन बना ही दिया था उन्होंने। लेकिन 24 के चुनाव में गड़बड़ हो गई, विपक्ष मजबूत होकर उभरा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरा। इसलिए तो मोदी जी मजबूर है, जितना मौका मिलता है उतना वो विपक्ष को किसी भी किस्म का मौका देने से इनकार करते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस तरह गतिरोध जारी रहेगा तो कांग्रेस को तो फायदा ही है। कांग्रेस लगातार हमला बोलेगी, विरोध करेगी, घेराबंदी करेगी। कांग्रेस कर ही रही है ये। देखिए,
ये असल में होता ये है कि विधानसभा चुनाव जीत लिया कांग्रेस हार गई, विधानसभा चुनाव जीत लिया कांग्रेस हार गई, इसकी रोशनी में जो समीक्षाएं वगैरह होती हैं उसमें मान लिया जाता है कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि देश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें विपक्ष कमजोर हो ही नहीं सकता है। देश की मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। आप यही देखिए तमाम सारी गड़बड़ियां जो भी हो रही हैं, गड़बड़ियां सारा भाजपा शासित राज्यों में हो रही हैं। बिहार में पुलिस के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, वो किसकी हुकूमत है वहां पे? नीतीश कुमार किसके, कहाँ एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उनकी मुख्य समर्थक है वहां पे, भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। जानबूझ के ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो माहौल खराब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष को उकसावी कार्रवाई कर रहा है या मुसलमान उकसावी कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुत्व की भीतरी प्रतियोगिता है, वो प्रतियोगिता इस प्रकार का माहौल खराब करने की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारी निगाह बनी रहेगी, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, और बहुत तथ्यात्मक तरीके से उन्होंने पूरी राजनीति का विश्लेषण किया। मुझको यकीन है आपको भी ये चर्चा पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट से मुझे बताएं कि बातचीत कैसी लगी। आप मुझे प्यार करते हैं, चैनल को इसलिए देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू।